नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आप सबका स्वागत है। ये अब हो क्या रहा है कि हर हफ्ता लगता है कि राजनीतिक घटनाएं की स्पीड और तेज हो गई है। 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई। महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुआ वो एक तरह से पटाक्षेप तो अभी नहीं हुआ है, क्योंकि पटाक्षेप में तो अभी टाइम बाकी है, लेकिन नए मुख्यमंत्री और नए उप मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली। दूसरा एक उदयपुर की घटना है, और तीसरा जुबैर साहब की गिरफ्तारी है, और चौथी एक घटना है जिस पे हम लोग शायद अगर समय रहा तो कुछ उस पर भी 1 मिनट की चर्चा कर लेंगे। वो रामपुर और आजमगढ़ में जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने वॉकओवर ही दे दिया, उन्होंने लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटाई। खैर, अभी ये सबसे पहले ये जो महाराष्ट्र में हुआ है अभी तक, ये किसी भी राजनीतिक, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो मीडिया का आदमी हो, चाहे कोई कॉमन आदमी भी हो, वो काफी चौंकाने वाला था कि लास्ट मिनट तक पहले शिंदे जी जब आ रहे थे उनको ही नहीं पता था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर बीजेपी ने कहीं ये बीजेपी ने तय किया, लोग कह रहे हैं उन्होंने बार्गेनिंग की नहीं है, बीजेपी ने तय किया उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। फिर बीजेपी ने ये तय किया कि नहीं, फडणवीस साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ये चीजें अब समझ में आ रही हैं कि रिमोट से वो चलाना चाहते हैं, फडणवीस साहब ही बेसिकली डिफेक्टो मुख्यमंत्री रहेंगे। ये सारी चीजें हैं। इस पे एक आप क्योंकि ये काफी घटनाक्रम बड़ा है, उसको समेटने की कोशिश करेंगे। इस पे आपकी पहली टिप्पणी जरा मैं समझ लूं। आनंद जी, पहली बात तो ये है कि शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए जाने से मैं बिल्कुल भी चकित नहीं हुआ। जब महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट फूटा था, उसी वक्त मुझे अच्छी तरीके से याद है और दूसरे मेरे पत्रकार साथियों को भी याद होगा कि सीएनबीसी आवाज पर बोलते हुए मैंने साफ तौर पर यह कयास लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएगी। ये उस वक्त कयास ही था, कोई अंदर से सूचना नहीं थी, लेकिन मेरा जो एक विश्लेषण का फ्रेमवर्क था, उसके तहत मुझे ऐसा लगा कि शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की जो जमीन पर संगठन है, उस संगठन को अपनी ओर खींच सकती है, और वो उस वक्त तक शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए रखेगी। मेरा मानना ये था, जब तक कि पूरी तरीके से शिवसेना को ठाकरे परिवार के प्रभाव से बाहर नहीं निकाल लिया जाता और वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर उसकी शक्तियां समा नहीं जाती। ये करना इसलिए जरूरी है कि न केवल भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा का चुनाव अकेले दम पे जीतना है, बल्कि उन्हें लोकसभा के चुनाव में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना है। देखिए, पिछली बार विधानसभा चुनाव भी शिवसेना और भाजपा ने मिलकर लड़ा था, और लोकसभा चुनाव भी शिवसेना और भाजपा ने मिलकर लड़ा था। तो ये जो स्थिति है, उसमें भाजपा के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट, यानी उनका जो ऑपरेशन कमल या प्रोजेक्ट महाराष्ट्र, जो भी आप कहें, उस वक्त तक अधूरा रहेगा जब तक कि शिवसेना का, खासतौर से ठाकरे परिवार का जो जमीनी हिंदुत्व की ताकतें हैं, वो उनके आदेश के तहत चलें या उनकी मर्जी से चलें, उनकी राजनीतिक योजनाओं को अंजाम दें। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी हो चुकी है, ये उसने चुनाव में अपने नतीजों से साबित कर दिया है, लेकिन अभी भी जमीन पर ऐसी बहुत सी ताकतें थी जो कि भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र की राजनीति पर वर्चस्व होने से रोकती थी। दूसरे, भाजपा शिवसेना के साथ 30 साल से ज्यादा तक गठजोड़ में रही, लेकिन ये हमेशा से ही एक असहज गठजोड़ था। ऊपर से ये जरूर कहा जाता था कि भाई ये हम दोनों विचारधारात्मक रूप से एक ही हैं, और बाल ठाकरे के लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और प्रबोध महाजन और गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी जैसे लोग, वो जो दोनों के बीच में परस्पर सहमति थी, भाजपा के आला कमान में, तत्कालीन आला कमान में और बाल ठाकरे के बीच में, उस सहमति को व्यवहारिक रूप देते थे, और भाजपा और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ती थी और मिलकर रहती थी। अगर आप बाल ठाकरे के वक्तव्यों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि बाल ठाकरे लगातार भारतीय जनता पार्टी की कठोर आलोचना करते थे और उसमें कटुतम शब्दों का इस्तेमाल करते थे। खासतौर से बाबरी मस्जिद टूटने के सवाल पर उनका दावा था कि शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी। हर मौके पर वो ये दावा करते थे, और भाजपा के लिए कहते थे ये लोग इतने कायर हैं कि ये बाबरी मस्जिद तोड़ने का श्रेय लेने से भी डर रहे हैं। और भाजपा चुपचाप इन सब बातों को सुनती थी और सिर झुकाकर ये पूरा गठजोड़ चलाए रखती थी। लेकिन पिछली बार जब उद्धव ठाकरे ने साथ साथ चुनाव लड़ने और बहुमत जीतने के बावजूद भी साथ में सरकार बनाने से इनकार कर दिया, मुख्यमंत्री पद की 2.5 साल तक की जिद की,
और बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ में महाविकास अघाड़ी बना ली, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि अब शिवसेना को सबक सिखाना है। और शिवसेना को सबक एक ही तरीके से सिखाया सकता था कि उनके हाथ से सत्ता छीन ली जाए, न केवल सत्ता छीन ली जाए बल्कि उनका संगठन भी उनके हाथों से छीन लिया जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये एक अनूठे किस्म का ऑपरेशन है, एक अनूठे किस्म का राजनीतिक ऑपरेशन है, जिसमें न केवल सत्ता छीन ली जाती है अपने प्रतिद्वंदी से, बल्कि उसका संगठन भी उससे छीनने का मंसूबा बांधा जाता है। और उसी मंसूबे को पूरा करने के लिए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया है। देखिए, एकनाथ शिंदे ने बाल ठाकरे के नाम पर शपथ ली और धर्मवीर दिघे के और आनंद दिघे के नाम पर शपथ ली, जो कि थाने में उनके गुरु थे। ऐसा ही वो हमेशा करते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि ठाकरे के दरबार से उठ के गया है, जो ठाकरे के नाम पर शपथ लेता है और अपने आप को शिवसेना और उसकी राजनीति का सबसे बड़ा पैरोकार बताता है और उसी नाम पर शिवसेना के अंदर बगावत करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो थाने में शिवसेना का सबसे बड़ा सिपहसालार है, ऐसा व्यक्ति ठाकरे परिवार से शिवसेना के संगठन को छीनने में ज्यादा कारगर साबित हो सकता था, बजाय इसके कि किसी भाजपा के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता। अगर भाजपा का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता और उसके तहत ये सब लोग मंत्री बनते, तब तो फिर शिवसैनिक उनके मुकाबले में डटकर खड़े हो जाते। दरअसल उद्धव ठाकरे यही चाहते थे। उद्धव ठाकरे ने अपने आखिरी फेसबुक लाइव में कहा भी कि हमने तो आपको बहुत सम्मान दिया कि आपको ये लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और अब यहीं पे सवाल उठता है कि इसी मौके पर एक सवाल उठता है कि वो गड़बड़ झाला क्या हुआ कि उसमें जयप्रकाश नड्डा को एएनआई को बुलाकर एक सार्वजनिक बयान देना पड़ा कि पार्टी का ये निर्देश है कि फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। मेरा अनुमान इसके अंदर ये है, और मैं समझता हूं, मैं अन्य पत्रकारों की जो राय है इससे सहमत नहीं हूं। अन्य पत्रकार मान रहे हैं फडणवीस का कद छोटा कर दिया गया, आला कमान उनके पर कतर देना चाहता था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो पत्रकारों को इस प्रकार के हर चीज में एक कंस्पिरेसी देखने की वगैरह उनको आदत होती है, और वो आमतौर पर जो बड़ी तस्वीर होती है उसको देखने से परहेज करते हैं। मेरा मानना यह है कि फडणवीस और आला कमान उस वक्त तक पूरी तरीके से सहमत थे, यानी दोनों की मर्जी से रणनीति बन रही थी, जब तक एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाना था और भाजपा को फडणवीस को बाहर रहकर उन्हें समर्थन देना था। यहां तक पूरी तरीके से सहमति थी। फिर बाद में मुझे लगता है कि आला कमान ने अपनी राय बदली, अपना विश्लेषण बदला, और उन्हें लगा कि भाजपा को अंदर जाना चाहिए और फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए। रणनीति का ये जो पहलू था, जो एन मौके पर बदला गया, इससे देवेंद्र फडणवीस मुझे लगता है कि असहमत थे। उन्होंने अपनी असहमति भी व्यक्त की, बार बार उप मुख्यमंत्री बनने से इनकार किया, और आखिर में चिढ़ के उन्होंने उन लोगों के टेलीफोन भी लेने से, उन लोगों का फोन उठाना भी बंद कर दिया। जब उन्होंने फोन उठाना बंद किया, उसके बाद में फिर ये एएनआई को बुलाकर सार्वजनिक रूप से एक निर्देश जो है उनको देना पड़ा, और फिर अमित शाह वगैरह सक्रिय हुए, और उसके बाद उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर सरकार के अंदर भेजा गया। तो मुझे लगता यह है कि ये एक दूरगामी खेल है। अभी भी देवेंद्र फडणवीस भाजपा के नंबर 1 नेता हैं। अगर कभी भाजपा का मुख्यमंत्री बना तो वो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। एक इस तरह का कयास भी लगाया जा रहा है कि फडणवीस ब्राह्मण नेता हैं। पिछली बार एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, जिसकी वजह से मराठाओं को बहुत नाराजगी हुई, और ये कहा जाने लगा कि ये पेशवाशाही चला रहे हैं वहां पर। तो अब अगर एक मराठा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो ये इससे मराठा लोग भी संतुष्ट होंगे। और हम जानते हैं कि फडणवीस के मुख्यमंत्रित्व के जमाने में मराठों ने लंबे लंबे खामोश जुलूस निकाले थे, और वो अपने आप में एक बड़ी अनूठी किस्म की कार्रवाई होती थी। हजारों हजार लोग सड़कों पर बिल्कुल चुपचाप निकलते थे अपने आरक्षण की मांग को लेकर। तो ये सब राजनीति थी। ये बात सही है, इस प्रकार की राजनीति है। और महाराष्ट्र जैसी जगह में अगर जहां मराठों का शासन रहा है, वहां अगर एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उससे कुछ नाराजगी हो सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में ब्राह्मण को पहली बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। जब शिवसेना और बीजेपी की मिलीजुली सरकार बनी थी, उस वक्त भी जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया था वो शिवसेना का था, उसका नाम मनोहर जोशी था, जो ब्राह्मण था। जब बाल ठाकरे से पूछा गया कि आपने एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री क्यों बनाया, तो उन्होंने कहा वो अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं इसलिए हमने उनको बना दिया। तो ये कहना कि एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाने की वजह से मराठे नाराज थे,
मुझे नहीं लगता कि इस विश्लेषण में ये बहुत ही आसान किस्म का विश्लेषण है जो कि आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं। मुझे लगता है जी, विश्लेषण करने के लिए आंखें खुली रखनी चाहिए और जी, देखना चाहिए बड़ी तस्वीर क्या है, जी। सबसे मैं प्रमुख बात जी, क्या है, पूरी बात जी, में सबसे तीसरी बात क्या है, भाजपा जी, के राजनीतिक लक्ष्य क्या है महाराष्ट्र में, जी, वो किन राजनीतिक लक्ष्यों को वेधने के लिए ये सब कर रही है। उसका पहला राजनीतिक लक्ष्य ये था कि शिवसेना से सत्ता छीनना और महाविकास अघाड़ी को भंग कर देना। दूसरा राजनीतिक लक्ष्य ये था कि किस तरीके से ऐसी परिस्थिति तैयार करना जिससे वो अगला विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव या पहले लोकसभा चुनाव और बाद में विधानसभा चुनाव आसानी से मजबूती के साथ और सफलतापूर्वक जीत सके। ये जी, है भाजपा का पॉलिटिकल टेरेन जिसके ऊपर वो चल रही है। जी। मैं एक चीज़ प्रो साहब और ऐड कर दूँ। जी, एक बार-बार ये कहा जा रहा था कि जो उद्धव ठाकरे साहब ने रिज़ाइन किया, फिर एमएलसी पद से भी रिज़ाइन किया, तो वो जी, कुछ-कुछ उस तरह की सिम्पैथी लेना चाह रहे थे, जैसे शरद पवार साहब जब विधानसभा चुनाव थे, तो उन्होंने भीगते हुए बारिश में किया था और ये ज़रूर था कि ज़रूर उससे सिम्पैथी मिली थी। तो शायद बीजेपी उसको भी एक कंसिडर की कि अगर अगर हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे तो जो सिंपैथी चाहिए उद्धव ठाकरे को शिव सैनिक की वो मिल जाएगी। एक तो बात ये चल रही, दूसरा इधर एक और विमर्श मतलब मैं इसलिए कहूंगा कोई कहीं से नहीं, लेकिन एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि शरद पवार को खत्म कर दिया, शरद पवार को फिनिश कर दिया, वो मराठा को बना। मुझे नहीं लगता है कि केवल महाराष्ट्र, शरद पवार जब तक हैं और जब तक बोलने की स्थिति में है, अब हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक शरद पवार की अहमियत को मराठा कम से कम महाराष्ट्र की राजनीति में तो कोई कम नहीं कर पाएगा। इसका ये तो मुझे देखिए पक्का ये लगता है। सब बहुत जल्दबाजी में किए गए विश्लेषण है आनंद जी, जी, बहुत जी, जल्दबाजी में। और ये सब प्रतिक्रियाएं तुरंत आदमी देता है, सबको लेख लिखने हैं, सबको टीवी बोलना है, सबको सोशल मीडिया पे बोलना और लिखना है, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। तो मुझे जी, लगता है कि बहुत ज्यादा सोच समझ बिना सोचे समझे ये सब काम किया गया है। जी, दूसरे ये विश्लेषण किया गया है। दूसरे जो पहली बात आपने कही वो वही बात है जो मैं कह रहा था कि उद्धव ठाकरे किसी भी तरीके से शिवसेना के संगठन का अपनी राजनीति को फिर से स्थापित करने के लिए इस्तेमाल न कर पाए। इसलिए बहुत जरूरी था कि एक शिव सैनिक को ही और एक प्रमुख शिव सैनिक को, खास तौर से जो कि बाला साहब ठाकरे का दम भरता हो, जो कि शिवसेना का दम भरता हो, जो कि इस ऐसे शिव सैनिक को ही मुख्यमंत्री बनाना बहुत जरूरी था। इसलिए मेरा जी, शुरू से कयास था कि एक नाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने की बहुत संभावनाएं हैं। इसलिए जी, जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो मुझे इस बात पे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। जी, मुझे लगा कि भाजपा जो लंबी दूरी का खेल खेलना चाहती है, ये उसका एक बहुत महत्वपूर्ण चरण ऐसा है। है। जी, मैं अफरोज साहब एक चीज़ और इसमें, एक गुत्थी बहुत क्लियर नहीं हो रही लेकिन अब थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ समझ में आ रहा है। ये सारे लोग गोवा में आके बैठा दिए गए हैं, मतलब सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा, बजाय चौपाटी आने के गोवा गोवा पहुँच गए और अब तो सरकार भी बन गई, सरकार की कैबिनेट मीटिंग भी हो गई, अब तो एडमिनिस्ट्रेशन की भी कमान हाथ में आ गई। लेकिन वो जो विधायक लोग हैं वो अभी भी नहीं आ रहे हैं। पहले है कि अब इस तरह की बातें हो रही हैं कि शायद फ्लोर टेस्ट अब मंडे की बात है, कोई कह रहा है कि नहीं वो 11 तक टालने की बात है कि 11 तक विधायक लोग गोवा में बैठेंगे। ये विधायक को आज नहीं तो कल तो आना ही है मुंबई और चौपाटी। ये मुझे लोग लगता क्यों है नहीं आ इसके रहे पीछे व्यावहारिक मुझे लगता है इसके पीछे व्यावहारिक आग्रह ये है कि जो विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा इन्हें, उस वक्त मान लीजिए 5 विधायक भी मुकर जाएं, हैं? जी, तो फिर ये अल्पमत ये वो 2/3 नहीं इनके पास रह जाएंगे और फिर जी, ये सारे के सारे लोगों की सदस्यता चली जाएगी। जी, इसलिए इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। इसलिए कुछ दिनों तक वहां रखना चाहते हैं, बिल्कुल ऐन मौके पे बुलाया जाएगा ताकि उनसे और कोई संपर्क ना हो, ताकि वो सब सरकार के पक्ष में वोट दे दें। इस बीच में ये सब भी हो रहा होगा कि लोगों को विधायकों को तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे होंगे, सब्ज़बाग दिखाए जा रहे होंगे कि भाई आपको ये मिलेगा, आपको मंत्री पद मिलेगा, आप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, आप राज्य मंत्री बनाए जाएंगे, या आपको फलाना कारपोरेशन मिलेगा या फलाना, ये सब भी चल रहा होगा। तो विधायकों की तरफ से भी कुछ सौदेबाजियां हो रही होंगी और ये लोग भी उन सौदेबाजियों की प्रतिक्रिया में उन्हें कुछ आश्वासन दे रहे होंगे। तो इस प्रकार जी, की पेशबंदी और इस तरह की सेटिंग जो है वो इस वक्त चल रही होगी, क्योंकि जी, अंततः देखिए जो एक नाथ शिंदे का गुट है, अभी तक उसे मान्यता तो प्राप्त हुई नहीं है। जी, तो वो जी, कानून की तलवार तो लटकी हुई है उसके सिर के ऊपर। और अगर ऐसी जी, स्थिति में कि अगर उनको मान्यता न प्राप्त हो या उनको भाजपा के अंदर ही अपना विलय करना पड़े, या मान लीजिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में तकनीकी रूप से विलय करना पड़े, पता नहीं क्या स्थिति बने,
उसके लिए मुझे लगता है कि भाजपा ने कई सारे विकल्प खोल रखे हैं और जैसी जरूरत पड़ेगी उस तरह के विकल्प के ऊपर काम किया जाएगा। जी, उसमें प्रो साहब ये भी मतलब जो हम और आप जो बात कह रहे हैं वो एक ही, इसका मतलब अभी भी जिसको कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है, अभी चीजें बिल्कुल डेफिनेट नहीं हुई हैं इस टूट को लेके भी, अभी चीजें कुछ चीजें डेफिनेट तब होंगी, चीजें डेफिनेट तब होंगी जब भाजपा अकेले महाराष्ट्र में चुनाव जीत जाएगी। तब तक अनिश्चितता ही चलती रहेगी, तरह तरह की अनिश्चितताएं चलेंगी। यहाँ तक कि मैं ये कह रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस अभी भी भाजपा के नंबर 1 नेता हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो अनिश्चितता उनके नेतृत्व के साथ भी है। जी जी जी। देखिए, जब अब एक थियरी क्या चलाई जा रही है, उस थियरी पे गौर करने की जरूरत है कि भाजपा आला कमान, और ये बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार ने चलाई है थियरी, अंग्रेजी के पत्रकार है, उन्होंने चलाई है थियरी। उन्होंने थियरी ये चलाई है कि भाजपा आला कमान तो पिछला विधानसभा चुनाव जब लड़ा गया था उससे पहले से देवेंद्र फडणवीस से नाराज है। वो देवेंद्र फडणवीस को ये संकेत दे रहा था कि शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन फडणवीस ने उसकी बात नहीं सुनी और शिवसेना के साथ गठजोड़ कर दिया। मुझे इस थियरी पे हंसी आती है। किसी नेता की दम नहीं है कि केंद्रीय आला कमान के निर्देश का उल्लंघन करके वो किसी दूसरी पार्टी के साथ में समझौता कर ले। किसी नेता की दम नहीं है, कोई नहीं कर सकता है ऐसा। देवेंद्र फडणवीस की तो बिल्कुल औकात नहीं है। वो नागपुर स्तर के नेता थे और उनको और वो नितिन गडकरी के अंगूठे के तले रहते थे, उनको वहां से उठाकर बनाया गया है मुख्यमंत्री स्तर का नेता। वो तो आला कमान के बहुत ही कृतज्ञ हैं। देखिए, जैसी दबाव पड़ा वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो गए। यानी जो अपने आप को स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानता है, मुख्यमंत्री रह भी चुका है, वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो गया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये सब जो थीसिस चलाई जा रही है, ये पत्रकारों का एक खास तरह का रवैया और खास तरह का सोचने का तरीका होता है। ये वरिष्ठ पत्रकारों का भी होता है। वो हर चीज में कुछ साजिश देखते हैं, हर आदमी एक दूसरे के पर कतर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, तो वो ये होता जरूर है। लेकिन भाजपा एक बड़ा वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर भी गुटबाजियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उसके अंदर भी फैक्शनलिज्म है। लेकिन भाजपा की अपनी ताकत ये है कि उन फैक्शनलिज्म के ऊपर जाकर वो अपनी राजनीतिक योजना को लागू करने में कामयाब रहते हैं। जी प्रोफेसर साहब, एक बहुत संक्षेप में एक चीज, क्योंकि लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा की तो बात कर रहे हैं, एक ये भी मानना है कि बीएमसी चुनाव लिटमस टेस्ट हो जाएगा इस घटनाक्रम का कि शिवसेना में उद्धव ठाकरे जी का कम से कम बंबई में वो दबदबा रह पाएंगे कि नहीं रह पाएगा, जो अगले 2-3-4 महीने में शायद चुनाव हो जाएगा, 3 महीने। अगर भाजपा ने बीएमसी चुनाव को जीतकर पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाया बीएमसी में, तो आप समझ लीजिए कि भाजपा की ये सारी योजना धूल धूसरित हो जाएगी। जी जी। उद्धव ठाकरे की वापसी शुरू हो जाएगी। बीएमसी चुनाव में अगर उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार जीतते हैं और अच्छा परिणाम वो लोग निकालते हैं, कितना अच्छा परिणाम निकालेंगे ये तो भविष्य बताएगा, तो उद्धव ठाकरे की वापसी शुरू हो जाएगी। इसका सीधा मतलब होगा कि जमीन पर उद्धव ठाकरे से शिवसेना को छीनने का जो मंसूबा था वो भाजपा का अभी फिलहाल पूरा नहीं हो पा रहा है। तो भाजपा को बीएमसी चुनाव तो जीतना ही है, वो पहली शर्त है। ये बिल्कुल ठीक इसी तरीके से है कि 2012 का गुजरात विधानसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी को जीतना ही था। अगर वो 2012 में गुजरात विधानसभा का चुनाव जीत ना पाते या उसके अंदर कोई गड़बड़ी हो जाती तो 2013 में वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बन सकते थे। तो जी जी प्रोफेसर साहब, अब मैं थोड़ा एक चीज, क्योंकि कल एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जिसपे हम लोग एक जनरली होता था कि थोड़ा इग्नोर करते थे, नहीं बोलते थे भाई, जब पानी सर के ऊपर हो जाता था तब बोलते थे। टाइम्स नाउ की नाविका कुमार जी ने जो हरकत की और जिसका कल सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कल ये ऑब्जर्वेशन किया है कि ये जो मिसयूज ऑफ डिबेट था उसमें एंकर के अगेंस्ट एफआईआर होनी चाहिए। ये उनका ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट के जज का। खैर, कल एक नए दूसरे उभरते हुए सितारे आए हैं इस समय। सुधीर चौधरी साहब ने जी टीवी छोड़ दिया, अब एक रोहित रंजन जी आ गए हैं। रोहित रंजन जी, मतलब ये लोग कैसे झूठ बोलते हैं, इतनी झूठ की ट्रेनिंग। रोहित रंजन जी वही अपना डीएनए जो उनका प्राइम टाइम शो है उसको करते हैं। राहुल गांधी ने कल वायनाड गए थे तो उनके जो ऑफिस की तोड़फोड़ हुई थी
उसको लेके पत्रकार जवाब सवाल कर रहे थे, तो उसने कहा ठीक है वो बच्चे हैं, उनको क्या किया जा सकता है, एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम ना, ठीक है, मतलब वो, और तो उसने उस चीज को बहुत हल्के से, ठीक है भाई तोड़फोड़ हो गई, अब क्या उसको करें, क्योंकि अगर लार्जर चीज वो देख रहे थे। फिर उनसे पूछा गया था एक नूपुर शर्मा का सवाल। अब ये भाई साहब जो रोहित रंजन जी हैं, कल ये उसको बाकायदा अपने डीएनए में उसको चलाया ना शुरू किया, और उनको कहना शुरू किया झूठ, मतलब ये लगा के कि ये राहुल गांधी ने ये कहा कि जो उदयपुर की घटना हुई वो सब बच्चे हैं और उसको इग्नोर करना चाहिए, और मेरे लिए फिर इस पे कांग्रेस भी सक्रिय हो गई रात में, और फिर अच्छा इस पे राज्यवर्धन राठौर, ये तो तुरंत यहाँ तो नंबर बढ़ाने की बात होती है ना, तुरंत राज्यवर्धन राठौर भी कूद गए, उन्होंने भी गाली देनी शुरू की, सब लोग। फिर कांग्रेस कूदी, फिर कांग्रेस ने कहा कि आप इसको वापस करिए, तो राज्यवर्धन राठौर ने उसको डिलीट किया, न्यूज ने उसको डिलीट किया। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये सारे लोग, ये रोहित रंजन या ये लोग इतना झूठ बोल के करते हैं, भाई कोई मर्यादा है कहीं? कोई आज मान लीजिए कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन कम से कम कौन इनके ऊपर लगाम कैसे लगेगी प्रोफेसर साहब? ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। आज मैंने भास्कर में जज ने नूपुर शर्मा के वकील के साथ जो संवाद किया, जी, यानी जज ने जो डांट लगाई, वो पूरा भास्कर में सिलसिलेवार अक्षरशः छपा हुआ है। जी, जज ने क्या कहा, फिर नूपुर शर्मा के वकील ने क्या कहा, फिर जज ने क्या कहा, फिर नूपुर शर्मा के वकील ने क्या कहा, वो सब बहुत आंखें खोल देने वाला है। जी, और वो बताता है कि इस पूरे मसले में भारतीय जनता पार्टी, आज मकरंद परांजपे का एक लेख भी छपा है, जो जी, खासतौर पर सरकार के समर्थक हैं और संघ के समर्थक हैं, जी, बड़े जी, बुद्धिजीवी हैं। मकरंद परांजपे पहले जेएनयू में प्रोफेसर थे, फिर शिमला इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी रहे हैं। जी, तो वो अंग्रेजी में लिखते हैं, उनका हिंदी अनुवाद छपा है किसी अखबार में। तो वो भी ये कह रहे हैं कि सरकार इसमें किसी तरीके से फंस गई है। सरकार को नूपुर शर्मा के बयान को अपने अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए था। जी, सरकार को इस पे पल्ला झाड़ना चाहिए था, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारत की सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं है। नूपुर शर्मा भारतीय सरकार की प्रवक्ता नहीं है। उनको चाहिए, जी, सरकार को ये चाहिए था कि नूपुर शर्मा को छोड़ देना चाहिए था कानून का सामना करने के लिए। अब जी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई नूपुर शर्मा ने इसके खिलाफ शिकायत की थी, उसको तो आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन नूपुर शर्मा के खिलाफ जो आपने एफआईआर की थी उसमें आपने कुछ किया नहीं। आपने नूपुर शर्मा के लिए लाल जाजिम बिछा रखी है, कारपेट बिछा रखा है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और नूपुर शर्मा को की जो बहुत ही कड़े शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की है, उसके बाद से तो मेरे ख्याल से उनके होश उड़ गए होंगे। जी, और तमाम जो, और जिस तरह से नाविका कुमार वाले मसले पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, देखिए मैं शुरू से इस मसले पे कहता रहा हूं और मैं भास्कर में लिख भी चुका हूं कि जो जो टीवी का एंकर है, उसकी प्रमुख जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह की जब बहसें हों और इस तरह के आपत्तिजनक वक्तव्य दिए जाएं, वहीं पर हस्तक्षेप करें और उन वक्तव्यों का मजबूती के साथ खंडन करें। अगर वो उसी वक्त वहां पर खंडन उसका कर देती और उसमें रस न लेती और उस अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने में और हिंदुत्ववादी रुझान देने में दिलचस्पी न दिखाती, तो फिर इस्लामिक देशों की ये कड़ी प्रतिक्रिया नहीं होती, भारत की विदेश में सियासत में नहीं फंसती, भारत की अर्थव्यवस्था पर इस्लामिक देशों के बायकॉट का काला साया नहीं मंडराता। नरेंद्र मोदी ने अपनी जो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा लगाई है मुस्लिम देशों के साथ अपने संबंधों को अच्छा करने में, उसकी हेठी नहीं होती। लेकिन ये सब करके इन लोगों ने पूरी तरीके, और देखिए जब नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को दंडित किया गया सांगठनिक रूप से, एक तरफ दंडित भी किया जा रहा है, दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से उनको ये भी कहा जा रहा है कि चुपचाप घर पे बैठो, बाद में हम आपको दोबारा रीस्टेट कर देंगे, बाद में कर देंगे। और कंगना रनौत और इस प्रकार के तमाम लोग जो कि जिनकी जुबान का कोई ठिकाना नहीं है, जो लोग बौद्धिक अनुशासन के लिए नहीं जाने जाते, ये सब लोग जिस तरह की बात बोल रहे हैं। और नूपुर शर्मा ने शुरू में ये भी तो कहा था जब ये वक्तव्य कि प्रधानमंत्री का दफ्तर जो है वो मेरे समर्थन में है। नहीं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और देवेंद्र फडणवीस, ये तीन लोगों का, और गोवा के जो इन सबका उन्होंने नाम लेके अपना बयान है उनका कि ये सब लोग मेरे नहीं, दे आर स्टैंडिंग बिहाइंड मी, दे आर स्टैंडिंग बिहाइंड। ये लोगों को ये नहीं पता है कि असल में अभी तक मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ लगाई है, इससे पहले तक इन लोगों को अंदाज ही नहीं हो पा रहा था कि इनसे हो क्या गया है। जी भाई आमतौर पर ये सब भाजपा के प्रवक्ता बहुत वाचाल होते हैं, ये अपने जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, बार बार कहते हैं देखिए हम आपको चुनाव में हरा देते हैं,
जनता आपके साथ नहीं है वगैरह वगैरह। 30% वोट देके वो दावा करते हैं कि सारे देश की जनता उनके साथ में है, लेकिन चुनाव चूंकि वो जीतते हैं इसलिए उनका ये दावा चलता है और टीवी एंकर भी उन्हें ये दावा करने देते हैं। तो ये सब जो पूरा मसला है इस प्रवक्ताओं के आचरण के ऊपर, टीवी एंकरों के आचरण के ऊपर, और कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के बीच में जो संबंधों का एक कंफ्यूजन है। भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार नहीं है। इस बात को समझने से जब तक आप इनकार करते रहेंगे तब तक भाजपा के तमाम प्रवक्ता इस तरीके से आचरण करेंगे जैसे कि वो सरकार के प्रवक्ता हों। और जब इस तरह की उनसे गलतियां होंगी, जो गलतियां आप लोगों द्वारा ही प्रोत्साहित की गई गलतियां हैं। देखिए, मैंने तो बताया था ना कि 5000 से ज्यादा बार ये लोग 2014 के बाद से अशिष्ट और आहत करने भावनाओं को आहत करने वाले वक्तव्य दे चुके हैं। हर महीने 54 से ज्यादा वक्तव्य भाजपा के प्रवक्ता देते हैं, भाजपा के सांसद और विधायक और मंत्री और प्रवक्ता मिलकर देते हैं। तो जब इस तरह की स्थिति है तो उसमें फिर क्या कहना है? ये तो सब घालमेल इन्होंने कर दिया है पूरी। सब लोग सोचते हैं सत्ता उनके पास है, इसलिए जो मन में आए बोल सकते हैं, जो मन में आए कर सकते हैं। जयप्रकाश साहब, एक और चीज थी नहीं, क्योंकि ये जो भास्कर ने भी छापा, और अगर कोई भी लाइव लॉ में चले जाए, हमारे दर्शक अगर देखने जाते हैं, लाइव लॉ में उसका स्ट्रिंग मिल जाएगी, सारी चीजें सिलसिलेवार। और वहां उसने नूपुर शर्मा को, जज साहब ने यहां तक कहा है कि अगर ये तुम्हारे पीछे ये इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोग नहीं रहते इसलिए तुम ये कर रही हो, उसने साफ साफ कहा है। और उन्होंने, और दूसरी बात यह है कि ये वही पीठ थी, ये वही बेंच थी जस्टिस सूर्यकांत की, जिसको एक दिन पहले जब उन्होंने फ्लोर टेस्ट मतलब कहा था कि नहीं फ्लोर टेस्ट होगा, तो सब लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा। अब कल अनुपम खेर को भी लगा कि ये है, मतलब सारे लोग अब करने लगे कि बहुत ही गड़बड़, उनका कहां पुराना निकाल के ले आने लगे कि कैसे इनका अपॉइंटमेंट हुआ इत्यादि। मैं एक टिप्पणी और आपसे ले लूं, क्योंकि जनरली राजनेताओं के प्रति बहुत अच्छी बातें तो नहीं समझ में आती, लेकिन मैं अपने उसमें आकलन में मैं अशोक गहलोत को फुल मार्क्स इसलिए दे रहा हूं कि अशोक गहलोत ने जिस तरह से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया है, 4-5 घंटे के अंदर गिरफ्तारी, दंगा नहीं होने दिया, एसआईटी का गठन 6-7 घंटे के अंदर, कॉम्पनसेशन देके, क्योंकि मुझे एक ये डर था कि कहीं एक गोधरा 2 ना रिपीट हो जाए, क्योंकि संभावनाएं वैसी बन रही थी। अशोक गहलोत के एज अ चीफ मिनिस्टर उनके बारे में एक जल्दी से टिप्पणी। नहीं, वो बहुत ही देखिए तजुर्बेकार प्रशासक है और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार लड़ते रहे हैं राजस्थान में। वो जानते हैं कि इन लोगों की क्षमताएं क्या हैं, समाज को बांटने की और कभी हिंसक परिस्थितियां बना देने की क्षमताएं इन लोगों क्या हैं। तो वो सब उन्हें अंदाजा था, इसलिए उन्होंने बहुत तेजी के साथ कदम उठाए और इससे पहले की परिस्थिति हाथ से निकलती उन्होंने उसको काबू में कर लिया। और मुसलमान नेताओं ने भी बहुत, देश भर में मुसलमान संगठनों ने भी इस चीज की बड़ी निंदा की है, बहुत कड़े शब्दों में निंदा की है। किसी ने इसका समर्थन नहीं किया है। हालांकि भाजपा के समर्थक बुद्धिजीवी ये आरोप लगा रहे हैं कि उस तरह की निंदा नहीं हुई है जिस तरह की निंदा होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी तो कोई सीमा नहीं है। वो तो चाहते हैं कि मुसलमान लोग अपना धर्म छोड़ दें तभी वो मानेंगे कोई निंदा हुई है। तो वो इस तरह के काम करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत ही घिनौने किस्म का कृत्य हुआ जो उदयपुर में हुआ। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और इससे भारत के मुसलमानों का, उनकी दावेदारियों का, उनके राजनीतिक मंसूबों का बहुत नुकसान हुआ है। जी मिलाकर इससे भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ हुआ है। जिन दो व्यक्तियों ने, घृणित किस्म के व्यक्तियों ने ये कुकर्म किया है, हत्यारा कर्म किया है, वो तो मैं कहूंगा कि वो भारत के मुसलमानों के शत्रु है। जी, मैं एक और चीज प्रोफेसर साहब जल्दी से आपको, मतलब दर्शकों को भी मैं बताता चलूं, एक अजीब सी चीज हुई है। कल आपने अगर देखा हो, आज तक ने एक स्टोरी ब्रेक की है जिसके अनुसार ये जो व्यक्ति जिसने मारा है, ये जो 2 थे, उसमें से एक व्यक्ति बीजेपी के उस पे सभाओं में और उनके उसमें लगा बैठकों में जाता था, और वो जो जिस व्यक्ति के साथ जाता था, कल आज तक ने एक बड़ी स्टोरी की है इस पे, जिन बैठकों में वो जाता था, वो जिसके साथ जाता था माइनॉरिटी सेल का जो मुस्लिम एक उसका दोस्त था, वो भाई साहब गायब है अभी समय। उसी तरह से जैसे मोहम्मद जुबैर के, अगर आपको याद हो, एक एफआईआर हो, एक भाई साहब एफआईआर करते हैं फिक्टिशियस अकाउंट बना के, उसके बाद वो अकाउंट भी डिलीट हो गया है, वो भाई साहब भी गायब है और मोहम्मद जुबैर जेल में है।
तो ये कहीं ना कहीं ऐसा इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो जो स्टोरी आज तक की है वो कहीं ना कहीं इंगित कर रही है कि भाजपा के माइनॉरिटी सेल के लोगों से उसकी बहुत दोस्ती थी और वो लगातार इनकी सभाओं और संगठन उसमें जाता रहता था, बैठकों में जाता रहता था। देखिए, क्योंकि ये घटना राजस्थान में हुई है जी और अशोक गहलोत ने एसआईटी भी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव वो सब बना दिया है, तो हम लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए कि वो लोग क्या तथ्य लेके सामने आते हैं। जी जी दोनों हत्यारे जो हैं, इन हत्यारों से संबंधित, उनकी राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित, उनके अतीत से संबंधित और उनके संपर्कों से संबंधित क्या तथ्य सामने निकल के आते हैं, इन सबको देखने के बाद में फिर इसके ऊपर राय अपनी पूरी बनानी चाहिए और जी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। निश्चित रूप से बात वैसी नहीं है जैसी सीधी-सीधी लग रही है। जी। और चलते-चलते बस एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि समय का थोड़ा वो है, और वो मैं इसलिए नहीं उसका मतलब मुझे लोभ हो रहा है आपसे रामपुर और आजमगढ़ दोनों सपा हार गई और सपा के अखिलेश यादव जी का जो आचरण था सबको पता ही है। अगर ये कहा जा रहा है कि आजमगढ़ की सीट मायावती जी के कैंडिडेट की वजह से हारी और वो मायावती जी के ऊपर लगातार आक्षेप लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, ओवैसी के ऊपर लगता है, तो क्या अखिलेश यादव जी भी अब बी नहीं तो बी माइनस टीम की तरफ हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों तो वॉकओवर दिया है। देखिए, आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कुछ भी कहते रहे, कांग्रेस के बारे में कुछ भी कहते रहे, वो अलग राजनीतिक दल है। उनको अपना उम्मीदवार खड़ा करने या ना खड़ा करने का अधिकार है। क्या अखिलेश यादव ने उनसे संपर्क किया था कि भाई आप आजमगढ़ में अपना उम्मीदवार न खड़ा करें? हैं? अगर संपर्क किया जाता तो उनके साथ अखिलेश यादव को उनके साथ सौदेबाजी करनी पड़ती। ये होता कि भाई ठीक है, रामपुर की सीट आप जीत लीजिए, आजमगढ़ की सीट हमें जीतने दीजिए, या उल्टा कर लीजिए, आजमगढ़ आप ले लीजिए, रामपुर हमें दे दीजिए। कुछ इस तरह करना पड़ता। अखिलेश यादव ने तो इस प्रकार की कोई रणनीतिक पेशबंदी की नहीं थी, तो बिल्कुल सीधा रवैया उन लोगों ने अपनाया। उन्होंने वहां अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। वो उम्मीदवार खड़ा किया जो पहले सपा से टिकट मांग रहा था, गुड्डू जमानी। सपा ने उसको टिकट नहीं दिया था, वो वहां खड़ा हुआ और उसे दलित और मुसलमान वोट मिले, आपका 2.5 लाख से ज्यादा वोट मिले, आपका उम्मीदवार चुनाव हार गया। रामपुर में लोगों ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, इसलिए हिंदू वोट बिल्कुल बटा नहीं, सारा का सारा दलित वोट भाजपा में चला गया और हिंदू वर्सेस मुसलमान हो गया पूरा पूरा ध्रुवीकरण। और वहां पे भी सपा का निकला हुआ आदमी गया, नहीं, और वहां पे भी सपा से गया हुआ व्यक्ति जो लोधी जी, वहां से भी सपा से गया हुआ आदमी है। तो देखिए, ठीक है, इन्होंने विधानसभा चुनाव में जो रणनीति बनाई थी, जिसके अंदर उन्होंने पिछड़ी जातियों की एकता की और मुसलमान वोट भी प्राप्त किए, उस रणनीति के तहत आप विपक्ष में हैं, लेकिन आपको एक सम्मानजनक वोट, सम्मानजनक सीटें प्राप्त हुई। अब इसके बाद में इस उपलब्धि को टिकाए रखने के लिए जो काम किया जाना चाहिए था, वो काम कोई नहीं कर रहा है। अब आराम फरमाया जा रहा है। जी आराम फरमा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। जी जी जी, ठीक बात। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। अगला हफ्ता शायद और दिलचस्प हो, क्योंकि तब तक महाराष्ट्र का घटनाक्रम कुछ मतलब जैसे कहना ऊंट बैठ चुका होगा, करवट भी ले चुका होगा। अभी तो ऊंट बैठा है, करवट लिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।